स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही आसान तरीके से इसे पूरा समझने वाले हैं कि स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसके फॉर्मूलों को भी एकदम बेसिक से बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब पूरा इसके चित्र सहित पूरा जो इसका आपका मतलब कैसे कुंडली लगी होती है, किस टाइप से आपका स्वप्रेरक कार्य करता है, किस टाइप से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले। ठीक है, यहाँ पे एक भी पॉइंट भाई साहब आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप बस थोड़ा सा टाइम देना, आप बहुत आसान तरीके से समझ के जाओगे। आप खुद कहोगे यार इतना आसान टॉपिक है। ठीक है, देखो मेन चीज क्या होता है समझना। अगर रटोगे तो वो तो आप बुक से भी रट सकते हो, लेकिन अगर समझोगे तो एकदम आसान तरीके से वो परिभाषा हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको आसानी से समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से बात करते हैं स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक की। ठीक है, तो बात करें जैसा कि हम लोग फिजिक्स का 6वां चैप्टर देख रहे थे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसी का टॉपिक है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें इस चैप्टर पे जो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, सबसे पहले ये इस पूरे चैप्टर में आपको इसी बारे में पढ़ना है, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है पहले इसको थोड़ा सा समझ लो, जिससे आगे परिभाषा समझ में आ सके। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना ऐसी घटना होती है जिसमें अगर मान लो कोई भी परिपथ है, अगर उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी भी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बोला जाए या बोला जाए परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस पूरी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। ये सिंपल सा सबको पता है। अब बात करें स्वप्रेरण, स्वप्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। और वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो स्वप्रेरण की बात करें सेल्फ इंडक्शन की, तो पहले परिभाषा पढ़ो फिर आसानी से समझाते हैं। स्वप्रेरण कहा गया किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहा गया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में अगर आप किसी कुंडली में क्या करते हो, देखो कहा गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में अगर किसी कुंडली से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए तो इस पूरी घटना को हम स्वप्रेरण की घटना बोलेंगे। ठीक है, आप इसे समझते कैसे होती। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास, इसे एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, इस टाइप से मान लेते हैं हमारे पास एक कुंडली है। पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं, क्योंकि कुंडली ये देख सकते हो ये हमारे पास एक कुंडली है। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं कुंडली है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से एक कुंडली है। ठीक है, ये क्या है? किसी भी तार को लपेट के एक कुंडली बनाया गया, तांबे के तार को लपेट लो, किसी तार को लपेट के इस टाइप से कुंडली के रूप में बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद देखना यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इधर साइड हम क्या करेंगे, एक कुंजी लगा देंगे। ठीक है, कुंजी क्यों लगाई जा रही? कुंजी का कार्य आपको पता होना चाहिए। कुंजी का कार्य होता है अगर कुंजी बंद कर दी जाती है, ठीक है, मतलब कुंजी को अगर लगा दिया जाता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है, और अगर कुंजी को हटा दिया जाता है तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। सबको पता ही, मान लेते हैं कि हमारे पास कुंजी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी या सेल कुछ भी लगा सकते हो, जिससे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे एक धारा नियंत्रक को लगाया जा रहा है। ठीक है, इस धारा नियंत्रक का क्या कार्य होगा? धारा नियंत्रक का कार्य ये होगा कि ये धारा को नियंत्रित करेगा। ठीक है, धारा नियंत्रक इस टाइप से बनता है, इसका चिन्ह इस टाइप से बनता है, ये इस टाइप से आपको करना है, और यहाँ से इस टाइप से। ये क्या है? धारा नियंत्रक का चिन्ह होता है। ठीक है, ये धारा नियंत्रक है, ये आपकी क्या लगी हुई है, बैटरी या सेल, ये क्या लगी हुई है, कुंजी। ठीक है, कुंजी अगर आप खोल दोगे, ठीक है, अगर कुंजी खोल दोगे तो क्या होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, और कुंजी अगर इस टाइप से जोड़ देते हो, बंद कर देते हो तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कुंजी, ये हमारे पास क्या है, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? इससे धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इससे क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो ये अगर आप, हमारे पास एक कुंडली है, हमने एक धारा नियंत्रक लगा लिया, एक परिपथ बनाया हमने। ठीक है, ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये कुंजी लगा दी। अब मान लो अगर हम इस परिपथ से धारा को प्रवाहित करते हैं, मान लो इस टाइप से हम इस परिपथ से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, इस बैटरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई भी धारा यहाँ से प्रवाहित होने लगी है। ठीक है, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं। जब आपको पता, जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे पूरे कुंडली, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने धारा नियंत्रक को इसलिए लगा रखा है कि इससे हम धारा के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम यहाँ से क्या करें, धारा नियंत्रक के माध्यम से धारा के मान को परिवर्तित करें। ठीक है, आसानी से आपको समझना, अगर हम धारा के मान को
परिवर्तित करें, ठीक है, क्या करें, धारा के मान को अगर हम परिवर्तित करें मतलब धारा के मान को कम ज्यादा करें। अगर आप धारा के मान को कम ज्यादा करते हो या धारा के मान को परिवर्तित करते हो तो यहाँ पे जो कुंडली आपको दिख रही है इसके बीच में क्या होता है, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अगर आप यहाँ पे धारा नियंत्रक के माध्यम से अगर धारा के मान में परिवर्तन करते हो तो एक कुंडली, देखो कुंडली में प्रवाहित हो रही है धारा, तो कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी और धारा के मान को आप कम ज्यादा करोगे तो ये चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनके मान में परिवर्तन आएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, धारा को परिवर्तित करने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा भैया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और आपको पता है जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे जब आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यही है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो आपका क्या उत्पन्न होगा, सबसे पहले आपके पास क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और फिर क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा भी इसी से उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो ये घटना कौन सी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। हम आपको ये समझाना चाहते हैं, जो आपका परिपथ हमने लिया था इसीलिए लिया है क्योंकि हम आपको स्वप्रेरण की परिभाषा समझाना चाहते हैं। स्वप्रेरण की परिभाषा ये कहती है अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा अगर इसी कुंडली में उत्पन्न हो जाए तो आपका क्या होगा, तो आपका ये घटना स्वप्रेरण की कहलाएगी, ठीक है। कहा गया ना, देखो किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। मतलब स्वप्रेरण जो खुद से प्रेरण की घटना को कराए, जो खुद के माध्यम से इस जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसकी घटना को कराए उसे बोलेंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब सेल्फ, लिखा है ना, सेल्फ इंडक्शन, खुद से जो प्रेरण की घटना को करे उसे स्वप्रेरण बोलेंगे। मतलब कि जब इस कुंडली में धारा के मान को घटाया बढ़ाया गया धारा नियंत्रक के माध्यम से तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके कुंडली के बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स था, मतलब कुंडली से जुड़ा हुआ, बद्ध का मतलब कुंडली से जुड़ा हुआ जो चुंबकीय फ्लक्स था उसके मान में परिवर्तन हुआ। अब जब मान में परिवर्तन हुआ तो आपको पता है इसी कुंडली के मान में परिवर्तन हुआ तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जिसके कारण यह पूरी घटना जो हुई स्वप्रेरण की घटना हुई, क्योंकि इसी कुंडली में आपकी हुई, ठीक है, इसी कुंडली में आपकी क्या हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो घटना कौन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो जब आपका जिस कुंडली में आपका धारा के मान में परिवर्तन हो अगर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो इस घटना को स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में जानते हो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण में ये होता है कि आप जैसे इस कुंडली के मान में परिवर्तन करोगे लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इसमें न उत्पन्न होके बगल वाली जो एक कुंडली और बगल में रखी जाती है उसमें उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसमें यही अंतर है, स्वप्रेरण में उसी कुंडली में उत्पन्न होती प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल, लेकिन जो अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे ना इसके बाद उसमें आपका जैसे इसके मान में परिवर्तन करोगे चुंबकीय फ्लक्स में तो बगल वाली कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको समझना है यहाँ से स्वप्रेरण की घटना ये होती है कि जब आप क्या करते हो धारा नियंत्रक के माध्यम से धारा के मान को परिवर्तित करते हो तो चुंबकीय फ्लक्स में इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा इसी कुंडली में उत्पन्न होती है और इस घटना को हम लोग कौन सी घटना बोलते हैं, स्वप्रेरण की घटना बोलते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग स्वप्रेरण की घटना को समझ चुके हो। इसीलिए कहा था रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, एक एक बात समझोगे, ठीक है। तो स्वप्रेरण हो गया, आप बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है। आप बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की। तो देखो जब आप नोट्स बनाया करो, जैसे जिन स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है तो देखो परिभाषा तो आपको पता है कि इतनी ही याद रखनी है, ठीक है, परिभाषा तो इतनी ही याद रखनी है, लेकिन शॉर्ट में इतनी चीजें लिख लिया करो कॉपी पे। जब नोट्स देखो खुद की नोट्स बनाओ तो उसमें ये नहीं कि बार बार फिर समझना पड़े यार कुंडली में कैसे क्या हुआ था। तो इसलिए जैसे ऐसा हमने लिख रखा धारा नियंत्रक में जब धारा के मान में परिवर्तन हुआ तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तब उसी कुंडली में ये चीज उत्पन्न हुआ। इस टाइप से चित्र साइड में बना लिया कॉपी पे, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे कॉपी पे अच्छे से नोट कर लेना। परिभाषा केवल इतनी याद रखनी है, पेपर में पूछा जाता है स्वप्रेरण तो इतनी परिभाषा लिख देना और इस टाइप से चित्र बनाना चाहो तो कुंडली का चित्र बना सकते हो ये वाला, ठीक है, और आसानी से समझा सकते हो, क्योंकि चित्र बना देते हो ना अगर पेपर में तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और वो आपको पूरे नंबर भी दे देता है, ठीक है। तो इसे अब हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया था, परिभाषा मेन ये है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ चुके हो। इसे अगर नोट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी बना लेना, ठीक है। अब इसे इरेज कर रहे हैं, अब आगे देखो। आप बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है।
ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को। इसके हम आपको दो परिभाषा मतलब मस्त तरीके से पूरा समझाएंगे। जो दोनों परिभाषाएं हैं दोनों को अच्छे से बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है, आसान एकदम। देखो, स्वप्रेरण गुणांक बोल सकते हो या स्वप्रेरकत्व बोल सकते हो। इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पढ़ो पहले यहाँ पे लिखा क्या है हमने, फिर उसके बाद परिभाषा समझाते हैं। हमने लिखा, माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, ठीक है। क्या कहा गया समझना, ये जो कुंडली थी इस टाइप से जो बनी थी, हमने लिखा है माना इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो अभी चित्र बना था। माना इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के यहाँ पे जितने भी फेरे हैं उनसे बद्ध हमने चुंबकीय फ्लक्स माना है फाई बी, ठीक है। हमने कितना माना है? फाई बी। और यहाँ पे हमने इसके बाद ये भी मान लिया कि कुंडली में फेरे कितने? एन है। ये तीन चीजें हमने मानी कि कुंडली में धारा आई है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है और फेरे एन है। देखो यहाँ पे यही चीज लिखा है कि माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं तो यहां से कहा गया कि एन और फाई बी का गुणनफल, एन और फाई बी के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। इसे बोला जाएगा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ध्यान से समझना, एन है फेरों की संख्या, फाई बी है चुंबकीय फ्लक्स, तो एन इंटू फाई बी का गुणा जो होगा उसे बोला जाएगा फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ठीक है। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या चीज हमने बताया, यहाँ पे यही चीज लिखा है। माना जो अभी चित्र बना था उसमें जो कुंडली थी, कुंडली में माना आई धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के प्रत्येक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई बी है। प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। तो यहाँ से हमने माना कि कुंडली में देखो एक फेरे में कितना चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, तो यहाँ से हमने मान लिया कि प्रत्येक यहाँ पे कितने फेरे, हमें गिनती चाहिए फेरों की, तो हमने मान लिया कुंडली में कितने फेरे? एन फेरे। तो फिर इसके बाद हमने कहा यहाँ से जो एन इंटू फाई बी का गुणा होगा ना, ये किसके बराबर, इसको क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। एन और फाई बी का गुणा मतलब फेरों की संख्या गुणे चुंबकीय फ्लक्स को बोला जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो यहाँ से कहा गया कि देखो तार में एन फेरे तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई बी होगी। तो कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी वो क्या होगी? एन फाई बी। फिर इसके बाद कहा गया एन फाई बी होगी और यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो आपकी संख्या एन फाई बी होती है, ये कुंडली में जो धारा है प्रवाहित होने वाली आई, इसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ये धारा आई और ये एन फाई बी। क्या कहा गया फिर से समझ लो, यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है और कुंडली में एन फेरे हैं, तो एन फाई बी, एन इंटू फाई बी मतलब एन और गुणे फाई बी को क्या बोला जाता है? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो कहा गया एन गुणे फाई बी जो होता है वो आई के समानुपाती या आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देख सकते हो एन इंटू फाई बी अनुक्रमानुपाती आई के। एन इंटू फाई बी को क्या, इसका नाम भी है एन इंटू फाई बी को बोला जाता है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ठीक है। तो एकदम सिंपल से हम आपको समझाते चल रहे हैं। तो एन इंटू फाई बी को क्या बोला गया? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो एन फाई बी समानुपाती आई के। अब यहाँ पर से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आ जाता है, तो एन फाई बी बराबर का चिन्ह लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती का बाहर जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पे एक नियतांक आता है एल, एल इंटू आई हो जाता है। एन फाई बी बराबर क्या हो जाता है? एल इंटू आई, ठीक है। अब जब यहां से हम लोग एल का मान निकालते हैं, ठीक है, इसके बाद जब हम लोग एल का मान निकालते हैं तो एल बराबर क्या यहाँ से आता है? देखो आई यहाँ पे गुणे पे, तो इसके नीचे आ जाएगा एल बराबर आता है एन फाई बी बटे में आई। एल बराबर क्या फॉर्मूला आता है? एन फाई बी बटा आई। चाहे तो आगे लिख सकते हो, जहां एल को क्या बोला गया है? स्वप्रेरण गुणांक। जहां एल क्या चीज है? स्वप्रेरण गुणांक है। क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व बोला जाएगा, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लो, हमने सबसे पहले कुछ नहीं लिखा था, हमने लिखा कुंडली में एन फेरे हैं, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है, तो एन इंटू फाई बी को बोला गया फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। अब कह दिया एन फाई बी जो होगा धारा आई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। इसे अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह लगा और एक नियतांक आया एल, एल को बोला गया स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। तो एन फाई बी बराबर एल इंटू आई। अब यहाँ से एल का मान निकालना है तो आई नीचे चला जाएगा, तो एल बराबर एन फाई बी बटा आई, जहां एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो यहां से परिभाषा किस तरह से बनती वो समझना। एल बराबर आया क्या है? एल बराबर आया है एन फाई बी बटा आई। परिभाषा किस तरह से बनेगी समझना। यदि यहां से क्या कर दे? धारा आई 1 कर दे, यदि धारा आई का मान 1 कर दे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एल बराबर एन फाई बी बटा 1। क्या मिल जाएगा? एन फाई बी बटा 1। एन फाई बी बटा 1 तो 1 बटे में है तो उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं, मतलब कि एल क्या हो गया? एन फाई बी के बराबर हो गया।
मतलब जब हमने धारा आई का मान इस फॉर्मूले में 1 रख दिया, 1 का मतलब होता है एकांक, जब हमने धारा आई का मान एकांक रख दिया तो हमें क्या मिल गया, L बराबर n∅b। तो यहाँ से परिभाषा ये बनती है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो L होता है, स्वप्रेरण गुणांक जो होता है वो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। क्या कहा गया, जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L होता है वो कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं n∅b के बराबर होता है। यहाँ से लिखा है ना, L बराबर n∅b होता है। कब होता है ये, जब धारा एकांक होती है। जब धारा एकांक होती है तब जो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L होता है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं n∅b के बराबर होता है, यही परिभाषा है। ठीक है, यहाँ से लिखा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L जो होता है वो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। और जब बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब कुंडली में एक धारा प्रवाहित हो रही हो। जब धारा का मान 1 हो जाएगा तब जो आपका स्वप्रेरण गुणांक L है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। तो ये परिभाषा यहाँ से पहली परिभाषा बनी। आशा करते हैं सबको समझ में आई, कुछ भी रटना नहीं पड़ा होगा। L बराबर n∅b बटा I सूत्र होता है। यहाँ से ये बताया गया कि जो n∅b है, जो आपका n∅b है, यहाँ से ये कहा गया कि n∅b और L तब बराबर होंगे जब I का मान 1 होगा। तो परिभाषा यही से बनी कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L जो होता है वो आपका फ्लक्स ग्रंथिकाओं n∅b की संख्या के बराबर होता है और तब बराबर होता है जब धारा I का मान 1 होता है, एकांक होता है। तो पहली परिभाषा समझ में आई। अब दूसरी परिभाषा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को एक भी पॉइंट रटना ना पड़े। ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहली परिभाषा बनी। अभी L और n∅b बटा I के पदों में है। अब हम विद्युत वाहक बल के पदों में फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, विद्युत वाहक बल के पदों में निकालेंगे तो यहां से लिखते हैं, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हो वो क्या हो, E हो। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E है तो ठीक है, तब विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर माइनस n ΔΦb अपॉन डेल्टा T। ये किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत वाहक बल का। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत वाहक बल का। जब अभी फॉर्मूला निकाला गया था इससे पहले, उसमें जो E बराबर सूत्र आता है वो आता है E बराबर माइनस का n∅b अपॉन डेल्टा T। ठीक है, E बराबर माइनस n ΔΦb अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे ΔΦb क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, बटे में डेल्टा T क्या है, समय में परिवर्तन, और n क्या है, फेरों की संख्या है। ठीक है, n क्या है, फेरों की संख्या। ठीक है, n क्या है, फेरों की संख्या। ये फॉर्मूला किसका है, ये फैराडे के प्रथम नियम का है ना, कि जो विद्युत वाहक बल होता है n∅b अपॉन डेल्टा T के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू पता, अगर हम यहाँ से क्या करें, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अगर समीकरण नंबर 1 को आप सही करो, ठीक है, यहाँ से अगर समीकरण नंबर 1 लिख देते हो, समीकरण नंबर 1 को अगर लिखते हो, समीकरण नंबर 1 में अगर आप n∅b का मान निकालो तो I का यहाँ पे L पे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n∅b बराबर L इंटू I। ये चीज हो जाएगा कि नहीं बताओ, ध्यान से देखो। यहाँ से L बराबर n∅b बटा I है, I का इधर गुणा कर दो तो n∅b बराबर L इंटू I आएगा। तो हमने लिखा समीकरण 1 में n∅b बराबर L इंटू I। तो जहां पे n∅b होगा वहां पे हम L इंटू I कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा भी है, तो डेल्टा भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा E बराबर, इस डेल्टा को पहले आपको बाहर कर लेना है क्योंकि डेल्टा यहाँ पे नहीं है, n∅b है केवल, यहाँ पे n ΔΦb। तो डेल्टा को बाहर कर लो, अंदर क्या है, L इंटू I और बट्टे में डेल्टा T। ध्यान से देखना क्या चीज लिखा गया है, n∅b बराबर L इंटू I। यहाँ से है n∅b, L का I से गुणा, n∅b बराबर L इंटू I। तो यहाँ से क्या हो गया, n∅b की जगह हमने क्या रखा, n∅b की जगह L इंटू I रखा और डेल्टा को बाहर रख लिया। ठीक है, क्योंकि डेल्टा इसमें नहीं है। ठीक है, डेल्टा को बाहर कर लिया, बटे में डेल्टा T। यहाँ से अब हमारे पास आया कितना, E बराबर माइनस L को बाहर कर लो, माइनस L, ये डेल्टा I के साथ लगा दो तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, E बराबर माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये डेल्टा I के साथ लग गया, डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब हमें मान किसका निकालना है, L का मान निकालना है। तो क्या करते हैं देखना, यहाँ से L का मान निकालना, L को यही रखो। अब अगर इस डेल्टा I अपॉन डेल्टा T को एक साथ देखो तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T क्या है, L के गुणे पे है। अगर इसे E की तरफ भेजो तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस L बराबर E बटे में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ध्यान से देखो क्या किया, इस यहाँ पे केवल कितना बचा, माइनस L। अब ये जो डेल्टा I अपॉन डेल्टा T यहाँ पे गुणे पे, इसके नीचे भेज दोगे तो भाग में आ जाएगा, तो E बटे में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। अब एक काम और कर सकते हो, जो माइनस का चिन्ह अगर हम यहाँ पे लगा दे, इसकी जगह हटा के यहाँ पे लगा दे तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आ जाता है, L बराबर माइनस E अपॉन में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। यही आपका स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल के पदों में, L बराबर माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। देख लो, सिंपल सा है।
सिंपल सा है, यहाँ से E बराबर माइनस एल डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी है, तो यहाँ से जब डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी गुणे पे इसकी तरफ आएगा तो भाग में, तो L बराबर माइनस ई अपॉन में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। अब यहीं से आपकी परिभाषा बनती है, ठीक है। परिभाषा देखो हम यहाँ से लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं दूसरी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा कुछ इस टाइप से बनेगी, देखो जैसे उसमें हमने परिभाषा बनाई थी वैसे ही अगर लिखे यहाँ से, यदि यहाँ से क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ई क्या धारा में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या है समय में परिवर्तन। डेल्टा का मतलब ये परिवर्तन को दर्शाता है, डेल्टा आई का मतलब धारा में परिवर्तन, डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर दे, अगर हम इसकी वैल्यू को 1 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा L बराबर माइनस का E। ध्यान से देखो, अगर हम बट्टे में जो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी है अगर इसकी वैल्यू को 1 कर दें तो यहाँ से हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, L बराबर माइनस ई, और बट्टे में क्योंकि ये वैल्यू 1 ही हो गई तो ये तो बचा ही नहीं, तो L बराबर माइनस ई बचेगा। मतलब यहाँ से कहा गया यदि डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी को हम 1 कर दे तो L किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई के। और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी है क्या चीज, डेल्टा ई धारा में परिवर्तन और डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन। तो आप इसे एक चीज बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, धारा परिवर्तन की दर बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो, धारा परिवर्तन की दर। दर का मतलब समय, दर क्या दर्शाता है, समय, ठीक है। धारा परिवर्तन की दर का मतलब धारा परिवर्तित हो रही किसके साथ, समय के साथ। तो इसे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी को क्या बोला जाएगा, धारा परिवर्तन की दर। तो यहां से बोला जाएगा यदि धारा परिवर्तन की दर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 कर दे, 1 का मतलब क्या है, एकांक कर दे। यदि धारा परिवर्तन की दर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 कर दे, एकांक कर दे, तो आपका जो स्वप्रेरण गुणांक L होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाएगा। या ऋणात्मक विद्युत वाहक बल का भी बराबर लिख सकते हो, माइनस ही हो जाता है ना, तो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है या विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, ये परिभाषा लिख सकते हो। तो हमने लिखा किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है, उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है, जो धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। हमने वही चीज लिखा, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है। मतलब L E के तब बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर, कहा गया ना, बल के बराबर होता है जब यहां से होता है, जब धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। जो ही रहने दो, चलो जो ही रहने दो, क्योंकि उसी हिसाब से लिखा है ना नीचे, होता है जो धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, सही है परिभाषा। किसी कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक L होता है वो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर होता है जो आपका क्या करता है, धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। मतलब जो धारा परिवर्तन की दर जब डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 होता है तब आपका जो L का मान होता है वो माइनस ई के मान के बराबर हो जाता है। तो वही चीज आप चाहे ऋणात्मक विद्युत वाहक बल के बराबर लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस ऋणात्मक प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पे उत्पन्न होता है। तो L बराबर माइनस का E। तो इस टाइप से ये दो परिभाषाएं हैं स्वप्रेरण गुणांक की, पहली ये, दूसरी ये, ठीक है। इस टाइप से अगर डायरेक्ट पेपर में परिभाषा पूछी जाती है तो यही परिभाषा लिख दो, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अगर डायरेक्ट पेपर में परिभाषा पूछी जाती है कि स्वप्रेरण गुणांक को समझाइए, स्वप्रेरण की परिभाषा लिखिए, 1-2 नंबर में पूछा जाए तो पहले स्वप्रेरण की परिभाषा लिख दो, स्वप्रेरण गुणांक की चाहिए वाली लिख दो, चाहिए वाली लिख दो, बस फॉर्मूला लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। ये तब लिखना है बड़े नंबर पे पूछा है, 3-4 नंबर पे। अगर केवल परिभाषा पूछी जाती है तो ये परिभाषा 1-2 नंबर वाला, अगर 1-2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है केवल ये परिभाषा लिख दो, ये वाली परिभाषा लिख दो, चाहे ये वाली लिख दो, बस इसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना, कुछ नहीं हो, ठीक है। ये परिभाषा लिखो, तुरंत फार्मूला लिखो, बस। ये चीज आपको इसलिए बताएगा कि आपको रटना कुछ ना पड़े, नहीं तो हम भी डायरेक्ट परिभाषा बताते स्वप्रेरण गुणांक की, ये फार्मूला बताते, ये कैसे आएगा ऐसे आएगा, बस बता देते। लेकिन हमें था कि हम आपको पूरी चीज समझा दे आती कैसी है, ठीक है, इसलिए हमने पूरा सिखाया। नहीं आपसे केवल परिभाषा पूछी जाती है पेपर में तो केवल परिभाषा दो, ये फॉर्मूला लिखो, बगल में लिख दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो समझ गया पूरा टॉपिक स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक को। अब मात्रक और विमा जल्दी से देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम इसका मात्रक लिख देते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक का, ठीक है। तो इसका मात्रक की बात करें, इसका एक मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक दोनों का मात्रक हेनरी ही होता है, ठीक है। आगे जब अन्योन प्रेरण को पढ़ेंगे तो उसमें हेनरी मात्रक होता है। और दूसरा मात्रक इस टाइप से निकाल सकते हो, देखो L का मात्रक इस टाइप से आएगा। E का मात्रक क्या होता है, E है विद्युत वाहक बल। E क्या है, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल जानते हो क्या होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या एक प्रकार का विभवांतरी टाइप तो होता है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट। और बट्टे में धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, और धारा के भी बट्टे में क्या है, सेकंड। तो धारा के भी बट्टे में सेकंड है तो सेकंड ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
ध्यान से देखो, ई का मात्रक वोल्ट और डेल्टा आई का मात्रक एम्पियर, क्योंकि आई धारा है और टी क्या है समय, तो बट्टे में सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, सेकंड इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना मात्रक क्या आएगा, वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा मात्रक लिख देते हैं वोल्ट सेकंड बटे में एम्पियर, ठीक है, वोल्ट सेकंड बटे में एम्पियर, ये एक मात्रक बन जाएगा। ये मात्रक बना लो, या और तोड़ना चाहो तो और तोड़ लो, ठीक है। वोल्ट को आप क्या, वोल्ट क्या होता है, विभव, V बराबर सूत्र क्या होता है, W बटा Q। W क्या है, W है कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल, बटे में आवेश Q क्या है, कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर सेकंड है, ऊपर क्या है, सेकंड है, बटे में क्या है, एम्पियर है, बटे में क्या है, एम्पियर है। इस टाइप से लिख लो, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये जो वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर लिख लो, या यहाँ से देखो वोल्ट इंटू सेकंड बटा एम्पियर है। अब यहाँ से देखना, वोल्ट को हमने क्या किया, V बराबर W बटा Q सूत्र होता है, W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल, बटे में आवेश, Q का मात्रक कूलाम, इंटू ऊपर सेकंड बटे में एम्पियर, जैसे था वैसे कर दिया, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आवेश का होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी, सबको पता है Q बराबर I इंटू टी होता है। तो आप कूलाम को क्या लिख सकते हो, I का मात्रक धारा, T का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से कूलाम को क्या लिख सकते हो, कूलाम को लिख सकते हो I क्या धारा, तो धारा का मात्रक एम्पियर, और यहाँ पे गुणे में क्या लिख लोगे, सेकंड लिख लोगे, और ये वाला एम्पियर पहले से था। समझ में आया कैसे, क्या ये इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा आपको समझा दे रहे हैं कि बोर्ड में जगह कम है, नहीं तो पूरा इरेज करना पड़ेगा, फिर समझाएंगे, ठीक है। तो इसे छोटा सा समझ लो। सबसे पहले ई का मात्रक वोल्ट था, तो वोल्ट हुआ, बटे में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का मात्रक धारा बटा समय, मतलब आपका एम्पियर बटा सेकंड, तो एम्पियर ये रहा, सेकंड ऊपर चला गया, ठीक है। अब वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है V बराबर W बटा Q सूत्र, तो W का मात्रक जूल हुआ, तो जूल बटे में यहाँ पे Q की जगह क्या आया था, कूलाम। अब कूलाम को भी हमने तोड़ लिया, Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। Q क्या है, Q बराबर है आवेश, I धारा, T समय, तो I धारा का मात्रक एम्पियर और T समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से कूलाम की जगह हमने एम्पियर गुणे सेकंड लिख लिया, ठीक है। Q की जगह क्या लिख लिया है, एम्पियर गुणे सेकंड। अब यहाँ से देखोगे सेकंड ऊपर भी है, नीचे भी है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बच क्या जाएगा, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, जूल प्रति एम्पियर का एम्पियर से गुणा एम्पियर स्क्वायर, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये मात्रक आ जाएगा जूल प्रति एम्पियर, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके आगे हम ये वाला भी लिखे देते हैं, ठीक है, या करके, या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, जूल बटा एम्पियर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, फॉर्मूले आए कैसे, मात्रक आए कैसे, बस, ठीक है। हमने पूरा समझा दिया है, अब कैसे है, अब आपको निकाल लेना, ठीक है। पहला मात्रक तो हेनरी होता है, ये तो याद ही रखना है। इस फॉर्मूले से मात्रक आता है वोल्ट गुणे सेकंड बटा एम्पियर, ठीक है। इस फॉर्मूले से वोल्ट हो गया विद्युत वाहक बल का, आई धारा का एम्पियर, टी का सेकंड, इतना आता है। अगर वोल्ट को तोड़ोगे तो जूल बटा कूलाम बनता है, और कूलाम को तोड़ोगे तो एम्पियर गुणे सेकंड बनता है। तब हल करोगे तो जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर आता है। ये आपको समझ लेना है, आया कैसे आप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट इस टाइप से याद कर सकते हो, ठीक है। इसे चाहो तो नोट कर लेना, कैसे आता है कैलकुलेशन देख लेना, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। कैसे आया आप लोग समझ चुके, हमने पूरा समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए छोटा सा लिख दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा बीमा भी समझ लो, बीमा कैसे आते हैं, बीमा भी निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, ठीक है। बीमा समझ लो। देखो हमने कोशिश पूरी की यार कि कुछ भी रटाया ना, आपको ये नहीं बताया कि डायरेक्ट मात्रा ये होता है। हमने कोशिश पूरी की कि आपको एक एक चीज समझाया जाए। बीमा यहाँ पे आपको नोट कर देते हैं, बीमा कैसे निकलेगी, ठीक है। बीमा कैसे निकलेगी, यहाँ पे छोटा सा नोट कर देते हैं, ठीक है। बीमा कैसे निकलती है, फॉर्मूले से निकलती है। देखो यहाँ पे जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर फॉर्मूला है। जूल क्या है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य की बीमा सबको याद होनी चाहिए, क्या होती है, ml2t-2। मेन याद रखा करो, जैसे बल की mlt-2, कार्य की ml2t-2, ये याद रखो, ठीक है। तो बीमा निकालने के लिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का, तो कार्य की बीमा कितनी होती है, ml2t-2, और बटे में एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक, तो एम्पियर की ए हो गई, और स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लो, तो यहाँ पे A2 आ गया। अब इसे हल करोगे तो ml2t-2, और ये A2 ऊपर जाएगा तो A-2, इसे हल कर लोगे तो क्या आ जाएगी बीमा, ml2t-2 A-2, ठीक है। तो इस टाइप से बीमा भी आपकी आ गई, ठीक है। कैसे बीमा, देखो बीमा निकालना एकदम आसान, इसके लिए हमने एक ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है। जिसको बीमा निकालना नहीं आता जिन स्टूडेंट को, तो वो क्या कर सकते हो, चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। बहुत आसान तरीके से पूरा ट्रिक्स हमने बीमा निकालना सिखाया हुआ है। अगर किसी को वो वीडियो ढूंढने में दिक्कत तो कमेंट कर देना कि भैया बीमा निकालने वाली ट्रिक का वीडियो दे दो, हम आपको दे देंगे। वो वीडियो अगर आप देख लोगे ना
तो आपका पूरा काम बन जाएगा, विमा निकालना सीख जाओ। कमेंट कर देना अगर वो वीडियो आपको, उस वीडियो की लिंक आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से विमा इसकी निकल आती है, ml2 t-2 a-2 और यहाँ पे मात्रक हेनरी, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर या जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। कैसे मात्रक निकले, कैसे विमा निकले, हमने एक एक चीज बारीकी से आपको समझाई। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो पे आपको स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, किसी भी टॉपिक को आपको रटाया नहीं जाता, ठीक है। तो समझ में अगर आया हो तो एक काम अपने भाई के लिए करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक स्टूडेंट अगर क्या करना है आपको, कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दो, कम से कम हमारी मेहनत भी सफल हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आके पढ़े, ठीक है। हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को यार सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसलिए करना क्या है, केवल कुछ नहीं करना, इस वीडियो को जाके अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर देना है, जिससे स्टूडेंट जुड़ सके, आगे चैनल से मस्त पढ़ाई कर सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक करोगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से तैयारी कर सकते हो। क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे जाओगे आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर से सारे वीडियो मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सारे वीडियो मिल जाएंगे, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।